कैसे हो बच्चों? गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मैग्नेट माइंड्स इंस्टीट्यूट। आज हम हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का 7th लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इसमें काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। हमने सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन को पढ़ा, और उसके बाद हमने चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया। फिर हमने एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ा, है ना। एटॉमिक मॉडल में थॉमसन, रुदरफोर्ड, ये एटॉमिक मॉडल वगैरह पढ़े। उसके बाद हमने कई ढेर सारे छोटे छोटे टॉपिक पढ़े, जैसे एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा, है ना, और श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और ऐसे करके हमने लास्ट क्लास में स्पेक्ट्रल लाइंस का नंबर कैलकुलेट करना सीखा था। मैंने कुछ आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, बोर मॉडल की लिमिटेशंस बता दी थी। ड्यूअल नेचर के बारे में भी अपन ने बात की थी, उसके आधार पे कुछ न्यूमेरिकल किए थे। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ने के बाद हमने क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ने के बाद मैंने आपको ये लास्ट क्लास में हमने देखा था कि भाई हमारे जो ऑर्बिटल होते हैं उनका शेप कैसा होता है। हमारे जो कक्षक होते हैं उनकी जो आकृति होती है, आकार होता है, वो कैसा होता है। ठीक है, तो देखना भाई क्या करेंगे इसमें। एस, मैंने क्या बोला था, एस ऑर्बिटल जो होता है वो गोलीय होता है, ठीक है, स्फेरिकल होता है। और जो पी होता है, पी डंबल के आकार का होता है, डंबल, ठीक है। और डी जो होता है वो डबल डंबल होता है। डी कैसा होता है भाई, ये ऐसे देखो, स्फेरिकल है। पी कैसा है, डंबल जैसा है। और डी कैसा है, डबल डंबल है। ठीक है, तो डी में टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और डी जेड स्क्वायर का इस तरह का शेप होता है। जब हम कॉपी में बनाएंगे तो हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। ये कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर हो गया इसका। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आज हम सीखेंगे नोड। हिंदी में भी इसको नोड ही कहते हैं। नोड क्या होता है, तो नोड, इट इज ए रीजन ऑफ इन एन एटम वेयर देयर इज नेग्लिजिबल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। एक ऐसा क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी का मतलब कि संभावना जो होती है वो ना के बराबर होती है, नगण्य होती है। ऐसी जगह, ऐसा क्षेत्र, ऐसा एरिया, उसको हम क्या बोलते हैं, नोड। नोड दो तरह की होती है, रेडियल नोड एंड स्फेरिकल नोड। ठीक है, मतलब आप इसको रेडियल कह दो या स्फेरिकल कह दो, मतलब हिंदी में आप इसको गोलीय नोड कह दो या फिर इसको त्रिज्य नोड कह दो। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे एंगुलर नोड, है ना, कोणीय नोड, या फिर नोडल प्लेन, है ना। नोडल प्लेन के बारे में भी अपन बात करेंगे क्या होता है। तो कोणीय, तो हम अभी ये कह सकते हैं कि नोड दो तरह की होती है, एक होती है त्रिज्य नोड, दूसरी होती है कोणीय नोड। ये दोनों एक दूसरे से क्या होती है, अलग होती है। ठीक है, स्फेरिकल सरफेस और रीजन वेयर देयर इज नेग्लिजिबल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कैसे निकलते हैं, तो n-l-1 से, ये इसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, रेडियल नोड निकाल सकते हैं। ठीक है, और एंगुलर नोड अगर आपको निकालने हैं तो वो किसके बराबर होंगे, एल के बराबर होंगे। ठीक है, अपने पता है एन है और एल है, ये क्या है, ये क्वांटम नंबर है ना। ये कौन सा क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल। और ये कौन सा है, एजीम्यूथल, है ना। तो ये क्वांटम नंबर की वैल्यू के आधार पर, के मान के आधार पर हम इन दोनों का मान निकाल सकते हैं। तो इनको थोड़ा डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। अभी तो आपको नोड ये ऐसे सिर्फ इतने से तो नहीं समझ आएगा, देखना बच्चों। ठीक है, पहले आपको मैं विजुअली बता देता हूँ, फिर अपन वैल्यूज़ पे चलेंगे। ठीक है, जैसे ये मेरे पास है 1s। 1s का क्या मतलब है, 1s जो है वो स्फेरिकल है, गोलीय है। ठीक है, तो 1s में कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट नहीं होगी। मतलब कि अगर मैं सेम रेडियस पे, अगर मैं त्रिज्या के आधार पर सेम दूरी को देखूं
तो मेरे को उस जगह पे कोई भी ऐसी जगह नहीं मिलेगी। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से मैं अगर सेम त्रिज्या पे अगर मैं ढूंढूंगा तो मेरे पास कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की जो संभावना है वो कितनी हो, नगण्य हो या शून्य हो। मतलब इंग्लिश वालों देखो बच्चों कि अगर मैं एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे उस रीजन को ध्यान से ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे ये पता चलेगा कि कोई भी ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो, जीरो हो ही नहीं सकता ना भाई। आप एक स्फीयर का क्या मतलब है, स्फीयर में चारों तरफ क्या होगा, स्फीयर में तो सभी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ही होगी, है ना। तो 1s में कोई भी नोड नहीं होगा, है ना। s देखो बच्चों, s p d f, है ना, इनके लिए l की वैल्यू कितनी होती है, इसके लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, है ना। ये अपने को याद रखना है बच्चों। 0 से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, फिर आप नंबर बढ़ाते जाओ, आपको सब शेल मिलती जाएगी। तो एंगुलर नोड कितने होते हैं, l के बराबर होते हैं। l कितना होगा, 0 होगा। l देखो l की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो एंगुलर नोड कितने हो गए, 0 हो गए। स्फेरिकल नोड कितने मिलेंगे, तो n माइनस l माइनस 1। तो अगर मैं 1s के लिए देखता हूँ तो n की वैल्यू कितनी है 1, l की वैल्यू है कितनी 0। तो नोड कितने मिलेंगे, रेडियल नोड, तो n माइनस l माइनस 1, तो n कितना है, n है 1, l कितना है 0 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब एंगुलर नोड भी कितने हैं 0, रेडियल नोड भी कितने हैं 0। मतलब किसी एंगल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी क्या, नहीं होगी। कि रेडियस के अलोंग जाने पे, त्रिज्या के अगर रेस्पेक्ट में, उसके संदर्भ में अगर मैं देखूं तो उस पूरी जगह पे भी कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है वो शून्य या नगण्य नहीं होगा, सभी जगह इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को आप पार्टिकल की तरह मत समझो, यहाँ पे ऐसे समझो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक चार्ज डेंसिटी की तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, मतलब एक आवेश घनत्व की तरह इस गोलीय आकृति में वो कैसे क्या है, आप कह सकते हो कि वो बिखरा हुआ है, जिस वजह से वो सभी जगह पे जो इलेक्ट्रॉन है उसका कुछ ना कुछ घनत्व सभी जगह हुआ, कहीं पे भी शून्य या नगण्य संभव नहीं है, ठीक है भाई। पर जब मैं 2s देखता हूं तो 2s में देखना बच्चों क्या होगा, 2s के टाइम ये होगा कि 2s के टाइम क्या होगा, सुनना बच्चों ध्यान से प्लीज। जैसे ये मेरे पास मेरा क्या है, ये है न्यूक्लियस, क्या है, न्यूक्लियस, या फिर आप इसे नाभिक बोल दो। अब नाभिक के बाहर ये कौन होगा, ये होगा 1s, इसके बाहर एक और बना देते हैं, ये क्या होगा 2s। तो जहां जहां अपने 1s है यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, ठीक है। से उसी प्रकार जहां 2s है वहां पे भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। पर 1s और 2s के बीच में, 1s और 2s के बीच में ये वाली जो जगह है यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, है ना। जैसे बच्चों यहां बोर्ड पे देखो, यहां पे क्या है, ये 1s का एरिया है, ये 2s का एरिया है, ठीक है। 2s का एरिया कुछ इस तरह आप मान लो, पर ये बीच में जो जगह है ये, यहां पे इलेक्ट्रॉन हमें मिलेगा नहीं, तो यहां पे खाली जगह मिलेगी। इसी प्रकार आप कह सकते हो कि अगर ऐसी जगह आपको 1s और 2s के बीच में भी मिली है तो इसी तरह 1s और 2s और 3s के बीच में भी ऐसी जगह होगी। तो इसका मतलब इसमें कितने रेडियल नोड होंगे, रेडियल नोड कितने होंगे, इसमें रेडियल नोड कितने होंगे, एक होंगे। इसमें आप रेडियल को हिंदी वालों के लिए लिख देते हैं, त्रिज्य नोड कितने होंगे, त्रिज्य नोड की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। 2 क्यों होगी भाई, जब मैंने रेडियस की अलोंग गया तो पहले कौन आया, 1s आया, 1s के बाद क्या आई, खाली जगह आई जहाँ पे बिल्कुल कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं है, ठीक है, एक नोड वो मिल गया। फिर उसके बाद 2s आया, 2s मैंने देखा तो 1s और 2s के बीच में एक जगह आ गई। मतलब 2s की तरफ जब आप जाओगे तो एक बार आपको ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। ऐसे आप 3s के लिए जाओगे तो 1s से 2s के बीच में खाली जगह आई, फिर 2s से 3s के बीच में भी खाली जगह आई, तो खाली जगह कितनी बार आ गई, 2 बार। तो इसका मतलब 3s के टाइम कितने रेडियल नोड होंगे, 2। ये तो एक तरीका ये। दूसरा आप मैथमेटिकल देख लो भाई, 1s 2s 3s, इसके लिए n कितना है 1, l कितना है 0, n कितना है 1, सॉरी n कितना है
n कितना है 2, l कितना है 0, n कितना है 3, l कितना है 0। तो कैलकुलेट कर लो, n माइनस l माइनस 1, n माइनस l माइनस 1, n माइनस l माइनस 1। तो यहाँ क्या करेंगे, 1 माइनस 0 माइनस 1, 0 आ जाएगा। 1 माइनस 1 माइनस 1, सॉरी हाँ, है ना। तो बताओ l की वैल्यू यहाँ, n की वैल्यू यहाँ कितनी है 2 है, तो 2 माइनस 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा। यहाँ पे भी रेडियल नोड कितने आएंगे, एक मिनट रुकना, l 0 है ना यहाँ पे, हाँ 2 माइनस 0 माइनस 1 1, और यहाँ पे 2 3 माइनस 0 माइनस 1 है ना, 3 माइनस 0 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो इसमें रेडियल नोड 2s में कितने आए, एक आया 2s में, 3s में कितने आए 2 आए, है ना। 1s में कितने हैं 0 है, 2s में कितने हैं 1 है, 3s में कितने हैं 2 है, ठीक है। तो इसी तरह से इन नोड्स को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब p, अब देखो भाई p में, देखो p की बात करते हैं भाई, p में क्या होगा, तो p में रेडियल नोड के बारे में भी बात करते हैं और एंगुलर नोड के बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे अभी अपन एंगुलर नोड देख रहे हैं, कौन सी नोड देख रहे हैं, एंगुलर नोड, या फिर आप कोणीय नोड देख रहे हैं। कोणीय नोड में क्या होगा, तो एक p कक्षक आप देख लो, उसमें एक ऐसा प्लेन, ऐसी सतह, ऐसा सरफेस ढूंढने की कोशिश करो जिस पूरी सतह पर, पूरे सरफेस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व जो होगा वो कितना हो, 0 हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। देखो भाई, जैसे ये अपना px है, तो px कहाँ होगा, x एक्सिस के अलोंग होगा, ये x एक्सिस है, इसके अलोंग px है, तो px x एक्सिस के अगर अलोंग है तो इसमें क्या होगा, एक डंबल की तरह शेप होगा। इस डंबल की तरह शेप में ये जो बीच वाली लाइन है, इस लाइन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी होगी, 0 होगी। ये इस शेप का अर्थ ही यही है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी और ये बीच वाली जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है वो नगण्य होगा। इसका मतलब बीच में से अगर मैं एक प्लेन निकाल दूं, जैसे आपको ये प्लेन दिख रहा होगा आई थिंक, अगर मैं यहाँ से एक प्लेन निकाल दूं तो उस प्लेन के अलोंग मुझे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या मिलेगी, मिनिमम मिलेगी। तो मतलब एक एंगुलर नोड होगा। तो P में, P कक्षक में कितने कोणीय नोड होंगे, P कक्षक में एक कोणीय नोड होगा, एक कोणीय नोड होगा, ठीक है, ओके। तो और यही मैं अगर d ऑर्बिटल या d सबशेल के लिए देखूं तो अपन, चलो बच्चों आप एक बार ये ऑब्जर्व करो, मैं एक मिनट, सॉरी। बच्चों यहाँ देखना, अब इसमें देखेंगे क्या है, डी एक्स वाई है ना, डी वाई जेड है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर है। इन सब में हम नोड देखते हैं। तो इसमें क्या, इसमें भी कौन सी नोड देखेंगे, कोणीय नोड देखेंगे, ठीक है, ठीक है। कोणीय नोड कैसे देखेंगे, तो देखो भाई इसमें ये कैसे, इसका शेप कैसा होता है, डबल डंबल होता है, ठीक है। आप डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर देख लो, डी जेड स्क्वायर देख लो, आप किसी को भी देख लो। तो अपन पहले क्या काम करते हैं, पहले अपन इन नॉन एक्सियल को देख ले, या डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को देख लेते। तो ये मैं बोल देता हूँ, अगर है एक्स एक्सिस है, या फिर आप ये मान लो कि ये अपनी वाई, एक मिनट, ये अपनी वाई एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है, एक्स, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो ये इसके कक्षा कुछ इस तरह से होंगे, ठीक है। तो इसमें देखो बच्चों, अगर मैं ध्यान से आप अगर देखो तो यहाँ पे इस तरफ और इस तरफ ये दो ऐसे सतह या प्लेन मिलेंगी जहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं होगा। देखो मैंने कैसे बताया, इसी तरह इन्होंने भी बताया। पर ये डी एक्स वाई है,
ये डी वाई जेड है और डी एक्स जेड है। एक्स जेड यहाँ पे बना हुआ नहीं है शायद, कोई बात नहीं, डी एक्स जेड अपन बना देते हैं, है ना। ये एक्स एक्सेस बता देते हैं, ये जेड बता देते हैं, ये एक्स के बीच में और ये जेड के बीच में। तो ये वाला जो प्लेन होगा ये कैसा प्लेन होगा, ये नोडल प्लेन होगा, और इसी तरह ये नोडल प्लेन होगा। कितने नोडल प्लेन हैं, 2 है। इसी तरह वाई जेड में कहूँगा एक्सिस के अलॉन्ग देखोगे तो कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी नहीं। ये मैंने बच्चों जो बना है ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है। अगर मैं डी एक्स जेड डी वाई जेड को देखूँ, ये तीनों एक जैसे होंगे, डी एक्स जेड ऐसा होगा, डी वाई जेड ऐसा होगा, डी एक्स वाई भी ऐसा होगा। तीनों में क्या होगा, एक्सिस के बीच में अपनी लोब होगी, क्या होगी, लोब होगी। और इसी लोब को हिंदी में पाली भी कहते हैं, सॉरी है ना, लोब कह दो या कितनी पालियां हैं भाई, पाली जो होगी वो हमारी अक्ष के मध्य में होगी, अक्ष के बीच में होगी। इस वजह से अगर मैं एक्सिस के अलॉन्ग देखूंगा, अक्ष के अलॉन्ग देखूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, नोड मिल जाएगी। इसी तरह अगर मैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में देखूंगा तो इसमें जो ऑर्बिट है देखो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, पर इनके बीच में एक प्लेन दिख रहा है आपको, है ना, दिख रहा है क्या, देखो ये एक्सिस के अलॉन्ग है, इनके बीच में एक प्लेन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी प्लेन है, यहाँ पे भी प्लेन है। तो ये वाला जो प्लेन है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसको बोलेंगे, या डी इसको डी जेड स्क्वायर बोल देंगे, ठीक है। तो इसमें जो प्लेन होगा वो कैसे होगा, इसमें देखना भाई बच्चों, इसका शेप डी जेड स्क्वायर का शेप कुछ इस तरह का होता है। इसमें मेरे साथ क्या दिक्कत है भाई कि अगर मैं यहाँ पे प्लेन, अगर मैं यहाँ पे कोई प्लेन डालता हूँ तो ये या ये बीच में आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी। अगर मैं इस तरफ प्लेन डालता हूँ तो ये रिंग बीच में आएगी तो मेरे को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी। तो मेरे पास इसमें कोई भी मैं ऐसा प्लेन या कोई भी ऐसी सतह है ना वो नहीं कर सकता। तो मेरी मजबूरी क्या है कि मुझे एक ऐसा आकार ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मुझे क्या मिले, मिनिमम मिले, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, ऐसा एक कोन जैसा कुछ बनाया जो उसके बाहर की तरफ हो, है ना, वहाँ पे मुझे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम मिलेगी। देखो ये ऊपर की तरफ एक कोन बना है, एक कोन नीचे की तरफ बना है, ठीक है। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसमें भी तो इन सब में कितने एंगुलर नोड होंगे, डी में कितने एंगुलर नोड होंगे, 2 होंगे, ठीक है। कितने कोणीय नोड होंगे, 2 होंगे, ठीक है, सभी में। तो अभी अपन ने निकाल लिए कोण वगैरह, ठीक है। पहले एक बार देख लेते हैं कि मैंने आपको, ठीक है, इधर आ जाओ फिर, ठीक है। रेडियल नोड, एंगुलर नोड सबके कैलकुलेट करते हैं फटाफट। 1s में देखो भाई रेडियल नोड कितने होंगे, 0। क्यों होंगे 0, फॉर्मूला लगाओ, है ना। फॉर्मूला क्या, n की वैल्यू देखो भाई 1 2 3 4 इस तरह से दी हुई है। l की वैल्यू आप देख लेना भाई, l की वैल्यू s के लिए कितनी होगी, s p d f, है ना। तो इसके लिए होगी 0 1 2 3। तो आप देख लो 1s है तो n माइनस l माइनस 1 करके देख लो, है ना। तो 1 तो क्या होगा, n की वैल्यू 1 माइनस 0 माइनस 1 तो 0 आ जाएगा। ऐसे ही नोडल भी, ये भी 0 ये भी 0। यहाँ पे देखो रेडियल नोड 1 आएगा, है ना, 1s 2s के बीच वाला, है ना। यहाँ पे देखो एंगुलर नोडल प्लेन कितने होंगे, होगा ही नहीं कोई, या एंगुलर नोड कोई होगा ही नहीं। टोटल नोड कितने होंगे, 1 + 0 1। 3s में कितने हैं भाई, रेडियल नोड कितने हैं, 2, अभी निकाले भी थे। 1s 2s के बीच वाला एक और 2s और 3s के बीच वाला दूसरा, 2 हो गए, है ना। इसमें नोडल प्लेन कितने थे, कोई नोडल प्लेन एंगुलर नोड था ही नहीं। ये टोटल से कितने हो गए, 2 हो गए। p में देखो भाई, p में कोई रेडियल नोड नहीं होगा। p में रेडियल नोड क्यों नहीं होगा, सुनना भाई। अगर ये मेरा न्यूक्लियस है तो अगर मैं न्यूक्लियस से बाहर जाता हूं तो पहले आता है 1s, 1s के बाहर जाता हूं तो आता है 2s, 2s के बाहर जाता हूं तो आता है 2p। तो इसका मतलब 2p के पीछे कोई 1p नहीं है। देखो 1s और 2s के बीच में नोड क्यों मिला था, क्योंकि सेम तरह के अगर कक्षक हो, अगर आपको रेडियल नोड देखना है, अगर आपको त्रिज्यीय नोड देखना है तो वो एक तरह के कक्षकों के बीच में ही देखा जा सकता है। मतलब 1s 2s के बीच में देख सकते हैं,
2s 3s के बीच में देख सकते हैं, 3s 4s के बीच में देख सकते हैं। ऐसे नहीं है कि अपन 2s 2p के बीच में देखने लग जाएं, वो गलत हो जाएगा। तो 2s 2p के पीछे कोई p का कक्षक नहीं है, तो इसके लिए इसके पीछे कोई रेडियल नोड, कोई त्रिज्य नोड नहीं मिलेगा। अगर आपको ऐसे समझ में आता है तो ठीक, वरना फिर आप फॉर्मूला लगा दो n माइनस l माइनस 1। इसके लिए n कितना है 2, l कितना है देखो p के लिए 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ठीक बात है। अब देखो ऐसे ही 3p के लिए देखो, अब 3p में क्या होगा, एंगुलर नोड, रेडियल नोड कितना आएगा 1, एंगुलर कितना आएगा 1, टोटल हो जाएंगे 2। अब देखो, अब जैसे आप इससे बाहर गए तो क्या आया 3s, 3s से फिर बाहर गए तो क्या आया 3p। अब देखो 2p ये रहा, 3p ये रहा, इन दोनों के बीच में खाली जगह मिल गई, इन दोनों के बीच में क्या मिली, खाली जगह मिली, तो उसको हमने रेडियल नोड बोल दिया, है ना। तो इसमें आप देख लो भाई, तो इसमें क्या करेंगे 3 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे l कितना है p के लिए 1 है, तो रेडियल नोड 1 आ गया, एंगुलर नोड 1 आ गया। ठीक है, ऐसे ही 3D के लिए देख लो, 3D में देखो 3D के पीछे कोई 2D तो नहीं है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे रेडियल नोड कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, और एंगुलर नोड कितने आएंगे, D में एंगुलर नोड कितने आएंगे 2, कोई भी D हो सब में 2 थे। ठीक है, एक्सियल नॉन एक्सियल वगैरह 4, dx y dy z dx z, इन तीनों में तो एक्सिस के अलोंग प्लेन काट दो, मिल जाएगा। dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में पालियों के बीच में से या एक लोब्स के बीच में से एक और 2 प्लेन जा सकते थे, और जो dz स्क्वायर था उसमें 2 कोन के तरह के शेप के अपने को क्या मिल रहे थे, नोड मिल रहे थे, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ठीक है, इसी तरह आप 4D में देख लो 1 2 और टोटल कितने हो जाएंगे 3। तो अपन फॉर्मूला के बेस पे जा सकते हैं, समझ के भी जा सकते हैं, टोटल आंसर अपना सही आना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। और P में आप देख लो, P में L कितना होता है 1 होता है, तो आप इससे भी बोल सकते हो कि एंगुलर नोड कितना होगा, या नोडल प्लेन कितने होंगे, सॉरी 1 होगा ना। और D में अगर आपको देखना है तो D में आप कोणीय नोड देख लो भाई, कोणीय नोड L बराबर कितना होगा 2, तो रेडियल नोड कितने आ जाएंगे 2 आएंगे, कोणीय नोड 2 होंगे। ठीक है, एंगुलर नोड 2 होंगे। अब यहाँ पे देख लो भाई नोडल प्लेन कितने होंगे, तो नोडल प्लेन यहाँ पे देखो, नोडल प्लेन की अगर बात करें तो नोडल प्लेन जो है अपने dz स्क्वायर में कोई भी नोडल प्लेन नहीं था, dz स्क्वायर नो नोडल प्लेन, कोई नोडल प्लेन नहीं है, कोई नोडल सतह, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, इसके बाद देखना एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, टोटल नोड्स कैसे निकलते हैं भाई, टोटल नोड्स कुल नोड कैसे निकलेंगे, कुल नोड का क्या फॉर्मूला है, तो भाई तो एंगुलर नोड प्लस रेडियल नोड। ठीक है, एंगुलर का फॉर्मूला क्या है बताओ, L, और ये कितना था n माइनस 1, तो टोटल फॉर्मूला क्या आएगा, टोटल नोड का फॉर्मूला क्या आएगा n माइनस l माइनस 1। टोटल कैलकुलेट कर लो, जैसे 4s में, 4p में, 4d में, 4f में, कैलकुलेट कैसे करेंगे, रेडियल नोड क्या होगा n माइनस l माइनस 1। ठीक है, सॉरी एक मिनट, n माइनस l माइनस 1, और टोटल नोड आ जाएगा आपका n माइनस 1। ठीक है, तो कुल नोड कितने आ जाएंगे n माइनस 1। चेक कर लेते हैं भाई, 4s है तो n की वैल्यू इन सब के लिए कितनी है, n की वैल्यू इन सब के लिए क्या है, इसके लिए भी 4, इसके लिए भी 4, इसके लिए भी 4, तो इन सब के नोड कितने आएंगे 3 3 3 3। अब कैसे निकलेंगे देखो, 4s में रेडियल नोड 3 होंगे, एंगुलर 0 होगा, 4p में रेडियल नोड 2 होंगे, एंगुलर कितना होगा 1, 4d में एक रेडियल होगा, एंगुलर कितने होंगे 2, और 4f में तीनों के तीनों क्या होंगे एंगुलर होंगे, है ना। फॉर्मूला आपको पता है, एंगुलर नोड बराबर क्या होता है L होता है, और L की वैल्यू देखो, इसके लिए 0 है, इसके लिए 1 है, इसके लिए 2 है, इसके लिए 3 है, और n माइनस l माइनस 1 देख लो भाई, 4 माइनस 0 माइनस 1, 4 माइनस 1 माइनस 1, 4 माइनस 2 माइनस 1, 4 माइनस 3 माइनस
1। तो रेडियल नोड एंगुलर नोड इस तरह से आसानी से निकाले जा सकते हैं। टोटल, अगर आपको टोटल नोड निकालना है तो फिर वो तो सबसे सरल है, n-1 कर दो, क्या कर दो, n-1। ठीक है भाई। अब इसके बाद अपने को पढ़ना है साई आर वर्सेस आर या साई स्क्वायर वर्सेस आर के रोड ग्राफ। साई जो होगा वो आर का ही फंक्शन होगा और उसके वर्सेस हमें किसके, आर के देखने हैं। साई स्क्वायर जो होगा उसके वर्सेस आर के। ये साई क्या है भाई, तरंग फलन है या वेव फंक्शन है। ठीक है, तो ये जो तरंग फलन है या वेव फंक्शन है इसके बारे में पढ़ना है। इसमें क्या क्या चीज़ें जानने योग्य है, क्या क्या बातें पता होनी चाहिए, उनको देखते हैं। ठीक है, तो जब भी आप ऐसे रेडियल नोड जो होगा ना, क्या होगा, रेडियल नोड होगा, वो रेडियस के अलोंग आपको दिखेगा। तो जब रेडियस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये जो साई आर है, ये जो साई आर है या साई स्क्वायर आर है, ये किसको बताता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बताता है। किसको बताता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बताने का क्या मतलब है कि अगर आपने ऐसे बोला कि इस एक्सिस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्या है, इलेक्ट्रॉन घनत्व है, और इस अक्ष पे क्या है, त्रिज्या है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर 0 होगी, ठीक है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व कितना हुआ है, 0 हुआ है। और इलेक्ट्रॉन घनत्व 0 हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें नोड मिलेगा। इलेक्ट्रॉन घनत्व 0 हुआ है, इसका मतलब क्या मिलेगा, नोड मिलेगा। तो अगर यहाँ पे नोड मिला है, इसका मतलब यहाँ पे भी नोड मिलेगा। तो बताओ इसमें कितने नोड है, 2 नोड है। नोड कितने हैं बताओ, 2 है। अगर नोड 2 है और ये किस तरह के नोड है बताओ, क्योंकि हमें ये त्रिज्या के 0 होने पर मिले हैं, तो ये किस तरह के नोड होंगे, त्रिज्य नोड होंगे। ठीक है भाई, ठीक है, तो त्रिज्य नोड जो होंगे वो 0 होंगे। ठीक है, तो बस इस बात का ध्यान रखना। और तो क्या, तो नोड जो होंगे यहाँ पे, जब भी ये वाली ऊपर वाली लाइन है वो जब भी रेडियस को टच करेगी या वाई एक्स एक्सिस को जब भी टच करेगी, तब हमारा जो त्रिज्य नोड होगा, रेडियल नोड होगा, वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, अभी फटाफट चेक करते हैं, है ना। जैसे 1s का मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, 1s, तो 1s के टाइम जो नोड बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा। इस तरह का क्या मतलब है, ये 1s के लिए है, तो ये मेरा साई है और यहाँ क्या है, आर है। ठीक है, तो इस पे कोई लाइन इस बार टच हुई, नहीं हुई, इसका मतलब इसके लिए नोड कितने होंगे, रेडियल नोड कितने आएंगे, 0, है ना। त्रिज्य नोड कितने होंगे, 0 होंगे। इधर देखो 2s के लिए अगर मैं देखूं, तो 2s में देखो भाई, अपना रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या है, 2 माइनस 0 माइनस 1 आएगा। क्या किस हिसाब से बताओ, 2s में देखो n की वैल्यू कितनी है 2, l की वैल्यू कितनी है 0, n माइनस l माइनस 1 कर दो, तो 2 माइनस 0 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 1। तो रेडियल नोड कितना आएगा, 1 आएगा। देखो एक बार इसको ये टच कर रही है, क्या कर रही है, यहाँ पे कितनी बार टच कर रही है, 1 बार। तो त्रिज्य नोड कितना आएगा, 1 आएगा, आ रहा है। ठीक है, 3s में रेडियल नोड कितने आएंगे, 2 आएंगे। ये देखो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके, n माइनस l माइनस 1, n कितना है 3 है, l कितना है 0 है, तो 3 माइनस 0 माइनस 1 करो, 2 आ गए। देखो कितनी बार इसको टच कर रहा है, 1 बार 2 बार। ये कितनी बार कर रहा है, 1 बार 2 बार। तो यहाँ पे नोड 2 बार दिखाई दे रहे हैं क्या। देखो साई आर की जब आप ग्राफ बनाओगे, तो साई आर में जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जाएगा एक्सिस के, साई आर का ग्राफ एक्सिस के नीचे जाएगा। पर जैसे ही आप साई का स्क्वायर करोगे, किसी भी नेगेटिव नंबर का भी क्या करते हैं, अगर हम स्क्वायर करते हैं, तो ये जो नीचे बना है यही चीज ऊपर बन जाएगी। ये जो नीचे, ये क्या बन जाएगी, ऊपर। और स्क्वायर करने पर जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा। स्क्वायर करने पर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो आपको पीक ऊपर की तरफ दिखाई देगी। इसलिए ये जो आपको ये जो एम्पलीट्यूड है ये ऊपर की तरफ दिखाई देगा, इसीलिए ये थोड़ा ऊपर भी गया है, और मतलब इसकी हाइट भी बढ़ेगी, और कोई भी चीज़ अब नेगेटिव में नहीं रहेगी, क्योंकि आपने यहाँ साई का क्या कर दिया है, स्क्वायर कर दिया। यहाँ आपका सिर्फ साई था, यहाँ आप साई स्क्वायर है ना। मैंने आपको बोला था कि एम्पलीट्यूड का
एम्पलीट्यूड का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, कोई इसका औचित्य नहीं है, बट एम्पलीट्यूड का मैं अगर स्क्वायर करता हूं तो इसका सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं एम्पलीट्यूड का जब स्क्वायर करूंगा तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा भी, और नेगेटिव में है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या ध्यान रखेंगे, जितनी बार वो रेडियस को टच करेगा उतने उसमें नोड मिलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ देखो भाई 2p 3d 4f, इन सब में नोड कैलकुलेट करो फटाफट। तो ये 2p के हैं, ये किसके हैं 2p के, ये किसके हैं 3d के हैं, और ये किसके हैं 4f के हैं। कैलकुलेट करते हैं तो इन तीनों में रेडियल नोड कितने आएंगे, 0। क्यों 1s में कोई रेडियल नोड होता है, कोई रेडियल नोड नहीं होता। 2s में रेडियल नोड होता है, हाँ कितना, 1 है ना। रेडियल नोड्स कितने होते हैं 2s में, 1 होता है इन दोनों के बीच में। अब इसी तरह अगर मैं 2p 3d और 4f में देखूं, इनमें से किसी में भी कोई भी रेडियल नोड नहीं होगा। अगर रेडियल नोड नहीं होगा तो लाइन है वो कभी रेडियस को टच करेगी ही नहीं। कर रही है क्या, क्या रेडियस को टच कर रही है क्या, नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो इसका मतलब कि रेडियल नोड नहीं होगा। कैलकुलेट कर लेना भाई। कैलकुलेट कैसे करोगे, इसके लिए n की वैल्यू कितनी है 2, l की वैल्यू कितनी है 1, इसके लिए n की वैल्यू कितनी है 3, l की वैल्यू कितनी है 2, इसके लिए n की वैल्यू कितनी है 4, l की वैल्यू कितनी है 3। तो बस आप इसके हिसाब से वैल्यूज पुट करो तो 2 - 1 - 1 0 हो जाएगा, 3 - 2 - 1 0 हो जाएगा, 4 - 3 - 1 0 हो जाएगा। तो सब में रेडियल नोड 0 है तो साई स्क्वायर वाली लाइन भी टच नहीं करेगी, और साई स्क्वायर आर वाली भी लाइन टच रेडियस को नहीं करेगी, क्योंकि रेडियल नोड क्या होंगे, 0 होंगे। पर यही अगर आप 3p 4d और 5f के लिए करते हो तो इन सब में आपको रेडियल नोड 1 मिलते हैं। भाई 1 क्यों मिलेंगे, इसके लिए देखो n कितना है 3, l कितना है 1, तो 3 - 2 - 1 करेंगे तो कितना होगा, 3 - 1 - 1 करेंगे तो कितना होगा 1 होगा, है ना। इसके लिए देखो n कितना है 4 है, l कितना है 2 है, 4 - 2 - 1 करेंगे तो कितना होगा 1 आएगा। इसके लिए क्या करेंगे, n कितना है 5 है, l कितना है, l आपके 3 है, तो 5 - 3 - 1 करेंगे तो कितना होगा 1 आएगा। इन सब में रेडियल नोड कितना मिलेगा 1 मिलेगा, मतलब एक बार रेडियस को टच करेगी। ये इसमें भी कर रही है उसमें भी कर रही है, भले ही साई का हो भले ही साई स्क्वायर आर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक आपको सिर्फ ग्राफ देख के अपन रेडियल नोड निकाल सकते हैं क्या, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। ग्राफ देख के अगर निकालना पड़े तो क्या करोगे कि जितनी बार लाइन को टच करेगी उतने रेडियल नोड मिलेंगे। इसमें देखो भाई 4p में देखो भाई 4p में कितने रेडियल नोड है, n - l - 1, n कितना है यहाँ पे 4, l कितना है 1 है, तो 4 - 1 - 1 करोगे तो आंसर कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ देखो यहाँ क्या है साई है, यहाँ क्या है साई का स्क्वायर है। कितनी बार टच कर रहा है, 1 बार 2 बार, यहाँ पे कितनी बार टच कर रहा है 1 बार 2 बार। जितनी बार टच करेगा उतने रेडियल नोड आ जाएंगे, जितनी बार टच करेगा उतने क्या आ जाएंगे रेडियल नोड आ जाएंगे। उसमें रेडियल नोड कितने हैं 2, इसमें कितने हैं 2। कोई भी ग्राफ देखो भले, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्या बात है भाई, अभी तक अपन ने जो जितने भी ग्राफ देखे उन सब में क्या बात है भाई कि रेडियल नोड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होता है उसमें क्या सारे ग्राफ है वो ओरिजिन से शुरू होंगे, ठीक है। हाइट जो होगी वो धीरे धीरे बढ़ेगी, पिछले वालों में कम हो रही थी, अभी अपन आगे जो ग्राफ पढ़ेंगे उनके बारे में, ठीक है। हाइट होगी वो धीरे धीरे इंक्रीज होगी। नंबर ऑफ रेडियल नोड निकालने का क्या तरीका है, n - l - 1 करो, ठीक है। मैक्सिमा कितना निकलेगा तो n - 1 निकलेगा, ठीक है। मैक्सिमा वगैरह के बारे में हमें बात नहीं करनी, वो ठीक है। वो मतलब आप मैक्सिमा कैसे निकालोगे, जितनी बार टच करेगा उससे एक मैक्सिमा कम होगा, है ना। जैसे कैसे भाई मैक्सिमा कम कैसे होगा, जैसे ये ग्राफ है, ठीक है। ये कितनी बार टच कर रहा है, कितनी बार टच कर रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक है। और 3 बार है तो देखो मैक्सिमा कितनी बार है, हाँ अब देखो चलो यहाँ देखो, ये देखो कितनी बार टच कर रहा है 2 बार, तो मैक्सिमा कितना आएगा 2 बार, ठीक है। बस यही आपको पता करना है, और उसके बाद इससे ये वैल्यू हमेशा कम आएगी। मैक्सिमा वगैरह अभी आगे आने वाले ग्राफ्स में हम देखते हैं, ठीक है। अब रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला क्या है, n - l - 1 है। इन सब में रेडियल नोड कितने आएंगे 0 आएंगे, ठीक है। ग्राफ देखते हैं भाई, ग्राफ कैसा आएगा। अगर मैं 2s 3p 4d 4f का निकालूंगा कितनी बार टच कर रहा है बताओ,
इनमें से किसी को भी देख लो, सब में कितनी बार टच कर रहा है, एक बार। ओरिजिन वाले को काउंट नहीं करेंगे, ओरिजिन वाले को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि सभी ग्राफ शुरू कहाँ से होंगे, ओरिजिन से। ओरिजिन के बाद जितनी बार टच करेगा, ये कितनी बार टच सर्च कर रहा है, एक बार। ये कितनी बार कर रहा है, 2 बार। तो इसमें देखो ये किसके हैं, 3s 4p 5d 6f, इन सब में से किसी का भी निकाल देते, 5d का निकाल देते हैं। n इक्वल टू क्या है 5, l इक्वल टू कितना है 3, तो 5 - 3 - 1, आंसर कितना आएगा 2। कितनी बार टच कर रहा है 2। यहाँ पे देखो इनमें से किसी का भी निकाल देते हैं, 5f का निकाल देते हैं, या 5f आप निकाल 4d निकाल दो, चलो 4d। n इक्वल टू क्या है 4, l इक्वल टू कितना है 2, 4 - 2 - 1 इक्वल टू क्या आएगा 1। कितनी बार टच कर रहा है, एक बार। तो जितनी बार रेडियस वाली लाइन पे ग्राफ टच होगा उतने ही त्रिज्य नोड निकलेंगे। ठीक है भाई, कोई डाउट इसमें नहीं। यहाँ रहा एक सवाल, क्या सवाल है कि वेव फंक्शन दिया हुआ है, उसमें बताओ कि प्रिडिक्ट द शेप ऑफ y2 p 4p r2 रेडियल नोड फिर भी। ठीक है, 4p के लिए कैलकुलेट करना। ठीक है बच्चों, 4p में बताओ भाई कितने रेडियल नोड होंगे, 4p में कितने रेडियल नोड होंगे। n इक्वल टू कितना है 4, l इक्वल टू कितना है 1, तो n - l - 1 कर दो, मतलब 4 - 1 - 1, आंसर कितना आएगा 2। इसमें से किस ग्राफ में 2 2 बार टच कर रहा है, इसमें कितनी बार टच कर रहा है, एक बार 2 बार, इसमें कितनी बार, एक बार 2 बार, इसमें कितनी बार, एक बार 2 बार, इसमें कितनी बार, एक बार 2 बार। तो सर सब में तो 2 ही बार टच कर रहा है, तो कौन सा ग्राफ सही होगा। तो देखना भाई बच्चों, इन सब में से ये सब ग्राफ है वो पी आर के हैं। किसके हैं, पी आर के ग्राफ है। अगर पी आर के ग्राफ है, इसका मतलब ग्राफ शुरू कहाँ से होगा, ओरिजिन से। ये ओरिजिन से शुरू है, ये ओरिजिन से शुरू हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो ये ग्राफ गलत हो जाएगा। ये ग्राफ ओरिजिन से शुरू हो रहा है, हाँ हो रहा है, ये भी ओरिजिन से शुरू हो रहा है, एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। दूसरा देखो भाई, पी आर का जो ग्राफ होता है उसमें क्या होता है, जो देखो अपन ने 2 तरह के ग्राफ देखे थे, एक अपन ने देखे थे साई आर वाले, दूसरे देखे थे साई स्क्वायर आर वाले, और तीसरे देखे थे पी आर वाले। साई आर वाले में साई आर वाले ग्राफ जो होंगे उसमें लाइन जो है वो ऊपर नीचे होती है। ठीक है, लाइन जो है वो ऊपर नीचे होती है। साई स्क्वायर आर वाले में क्या होगा कि लाइन पहले ऊपर फिर टच करेगी, फिर ऐसे नीचे, फिर ग्राफ है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। पर ये पी आर वाले ग्राफ में धीरे धीरे हाइट बढ़ती है, धीरे धीरे हाइट बढ़ेगी। तो पी आर वाले ग्राफ जो है उसमें कभी भी एक्सिस से नीचे ग्राफ जाएगा ही नहीं, ये गलत हो जाएगा। उसमें पहले पीक छोटी होगी फिर पीक बड़ी होगी, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, सही। ठीक है बच्चों, ये ग्राफ कब सही होता, जब ये साई आर का होता। ये ग्राफ कब सही होता, जब वो साई स्क्वायर आर का होता। पी आर का ग्राफ इसी तरह का दिखता है। ठीक है भाई, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या 2 बातों के आधार, किन 2 बातों के आधार पे मैंने बताया कि इसका उत्तर यही होगा। पहला आधार ये था कि भाई जो ग्राफ है वो ओरिजिन से शुरू होना चाहिए। दूसरा, पी आर का ग्राफ है उसमें जो पीक होती है वो पहले छोटी पीक होती है, फिर बड़ी पीक आती है, फिर उससे बड़ी पीक आती है, फिर उससे भी बड़ी पीक आती है, इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद देखो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व है। ठीक है, ये भी फिर वही ग्राफ की बात आ गई भाई। ठीक है, ये अपने साई आर का ग्राफ होगा, इस तरह का दिखेगा। साई स्क्वायर का ग्राफ इस तरह से दिखेगा, और पाई आर का, पी आर का ग्राफ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, इसमें इस ग्राफ में क्या है भाई, लाइन इस तरह से। ये किन के ग्राफ है, सब 1s के ग्राफ है। 1s के ग्राफ इन तीनों में कंपेयर कर लो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया पी आर का ग्राफ होगा वो ओरिजिन से शुरू होगा, पहले छोटी पीक आएगी फिर बड़ी पीक आएगी। इसमें कोई नोड ही नहीं है, तो बड़ी पीक कब तब आती है ना, जब एक बार लाइन ग्राफ नीचे टच करेगा, इसमें टच ही नहीं करेगा। इन सब में रेडियल नोड क्या है, 0 है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये वाले ग्राफ पहचानने आ गए होंगे। इसके बाद देखो भाई, इसी तरह अगर मैं 2s के ग्राफ बनाऊं तो 2s का ग्राफ होगा वो साई आर का ग्राफ होगा, वो एक बार यहाँ टच करेगा फिर ग्राफ नीचे चला जाएगा। साई स्क्वायर आर का ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा, साई स्क्वायर आर का ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा तो नीचे कितनी बार टच करेगा, एक बार। पी आर का ग्राफ बनाऊंगा, पहले छोटी पीक फिर बड़ी पीक, बीच में एक बार नीचे टच करेगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तीनों ग्राफ का कंपैरिजन देख लेना, इस तरह के सवाल आते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं 3s का ग्राफ देखूं, 3s के ग्राफ में कितनी बार कितनी नोड आएंगे बताओ,
n इक्वल टू कितना है 3, l इक्वल टू कितना है 0, n माइनस एल माइनस 1, 3 माइनस 0 माइनस 1, आंसर कितना आएगा 2। कितनी बार टच करेगा, 2 बार, एक बार, 2 बार, एक बार, 2 बार, एक बार, 2 बार, कितनी बार, एक बार, 2 बार, ठीक है। अब देखो इसमें ये किसका ग्राफ है, साई आर का, ये किसका है, साई स्क्वायर आर का, ये किसका है, पी आर का। पी आर का ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, ओरिजिन से, फिर पहले आएगी छोटी पीक, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इसमें क्या होगा, पहले आएगी बड़ी पीक, फिर आएगी उससे छोटी पीक, ठीक है। इसमें ग्राफ एक्सिस के नीचे जाएगा, उसमें एक्सिस के नीचे नहीं जाता, ठीक है भाई। ग्राफ पहचान लोगे, एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर लोगे, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन आई डोंट थिंक इसमें होना चाहिए, ठीक है। ऐसे सिमिलरली देखो 2p के, 2p में देखो भाई n कितना है 2 है, l कितना है 1 है, तो रेडियल नोड क्या होंगे n माइनस एल माइनस 1, 2 माइनस 1 माइनस 1, आंसर कितना आ जाएगा 0। ग्राफ टच करेगा क्या, नहीं करेगा, भले ही साई का ग्राफ वो टच नहीं करेगा, साई स्क्वायर का आर भी ग्राफ भी टच नहीं करेगा, पी आर का ग्राफ भी टच नहीं करेगा, कहीं पे भी कोई भी टच नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके बाद देखो भाई सिमिलरली 3p के लिए, 3p के लिए n कितना है 3, l कितना है 1, n माइनस एल माइनस 1, ठीक है। तो 3 माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, 1 आ जाएगा। कितनी बार टच करेगा, एक बार, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे भी एक बार, यहाँ पे भी एक बार। पहले छोटी पीक फिर बड़ी पीक, पहले बड़ी पीक फिर छोटी पीक, बड़ी पीक ग्राफ नीचे भी जाएगा, ठीक है। तीनों को आइडेंटिफाई कर लेना। इसी तरह से 4p के देख लो, 4p में n कितना है 4, l कितना है 1, n माइनस एल माइनस 1 कितना आ जाएगा 4 माइनस 1 माइनस 1, 4 माइनस 2, आंसर कितना आ जाएगा 2। कितनी बार टच करेगा, 2 बार, कितने, एक बार, 2 बार, एक बार, 2 बार, एक बार, 2 बार। पहले इसमें पीक नीचे जाएगी, इसमें बड़ी पीक पहले, छोटी पीक बाद में, इसमें पहले छोटी पीक फिर बड़ी पीक। पहचान लोगे ओरिजिन से शुरू होगा, हो रहा है क्या, ठीक है। इसके बाद देखो भाई अगला 3D, 3D में देखो n कितना है 3, l कितना है 2, n माइनस l माइनस 1, n कितना है 3 माइनस 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, आएगा कितना भाई 0 आएगा। कितनी बार टच करेगा, 0 बार। कर रहा है टच, नहीं कर रहा, कर रहा है टच, नहीं कर रहा, कर रहा है टच, नहीं कर रहा, तीनों में रेडियल नोड 0 है। 4D देखो 4D, 4D में n कितना है 4, l कितना है 3, 4 माइनस 3 माइनस 1 इक्वल टू 0। टच कितनी बार, एक मिनट रुकना, L2 होगा इसके लिए, सॉरी है ना, L इक्वल टू कितना होगा 2 है ना, SPDF 0 1 2 3, ठीक है 2 होगा। तो 4 माइनस 2 माइनस 1 आंसर कितना आएगा 1। कितनी बार टच करेगा, एक बार। कितनी बार टच करेगा, एक बार। कितनी बार टच करेगा, एक बार। कर रहा है एक बार टच, ठीक है। 4F, 4F, अब देखो n कितना है 4, l कितना है 3 है ना, 3 होगा ना, SPDF 0 1 2 3। तो देख लो, कैलकुलेट कर लो, 4 माइनस 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0। कितनी बार टच करेगा, 0 बार, मतलब टच करेगा ही नहीं, भले ग्राफ किसका हो, साई आर का हो, भले ग्राफ साई स्क्वायर आर का हो, भले ग्राफ पी आर का हो, ठीक है। एक सवाल आया है, साई स्क्वायर और आर रेडियल नोड है, ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये साई स्क्वायर ले लो भाई, कितनी बार, कितनी रेडियल नोड निकली, एक रेडियल नोड। एक रेडियल नोड इनमें से किस में होगी भाई, 3s में रेडियल नोड कितनी होगी, तो 3 माइनस 0 माइनस 1। इसके लिए देखो भाई n कितना है 3, l कितना है 0, ठीक है। तो 3 माइनस 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। इसमें देखो भाई n कितना है 1, l कितना है 0, n माइनस l माइनस 1 कितना आएगा, तो देखो 1 माइनस 0 माइनस 1 कितना आएगा 0, ठीक है। इसमें देखो भाई 2p में क्या करेंगे, n कितना है 2, l कितना है 1, 2 माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा 0। 2s में देखो भाई n इक्वल टू कितना है 2, l इक्वल टू कितना है 0, 2 माइनस 0 माइनस 1 आंसर कितना आएगा 1। तो मतलब 2s में कितनी रेडियल नोड है, एक है। तो इसमें भी कितनी रेडियल नोड है, कितनी त्रिज्यीय नोड है, एक, ओके। तो बस हो गया, सिंपल एज दैट। तो रेडियल नोड मिल गई। जेई मेंस का क्वेश्चन है भाई, जेई मेंस तो अपन क्वेश्चन हो रहे हैं मेंस के, इजी था, ग्राफ इतने सारे देखे हैं। अब भाई
अब इस चैप्टर के हार्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं भाई। क्या है अब? रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो किन किन नियमों का ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ देखो भाई, तो रूल्स, इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए एक रूल फॉलो करना पड़ता है जिसका नाम होता है N+L रूल। कौन सा रूल? N और L का रूल। अब मुझे लगता है N और L में कोई कंफ्यूजन नहीं है। 1s के लिए N कितना है? 1। L कितना है? 0। 2s के लिए N कितना है? 2। S कितना है? 0। L कितना है? 0। 2p के लिए 2 N है, L कितना है? 1। 3s के लिए N कितना है? 3। L कितना है? 0। 3p के लिए N कितना है? 3 और L कितना है? 1। 4s के लिए N कितना है? 4। L कितना है? 0। 3d के लिए N कितना है? 3। L कितना है? 2। चलो ठीक है, फटाफट देखते हैं भाई, इन सब का इनको सम करते हैं। 1 + 0 कितना आएगा? 1। 2 + 0 कितना आएगा? 2। कितना आएगा? 2। 2 + 1 कितना आएगा? 3। 3 + 0 कितना आएगा? 3। 3 + 1 4। 4 + 0 4। 3 + 2 5। 4 + 1 5। 5 + 0 5। अब N+L की वैल्यू देखना भाई, N+L value, if N+L value is less than, मतलब अगर लेस है, यदि कम है, it means sub shell will have less energy and filled first। ठीक है, मतलब कि जिसका यहां पे हिंदी में लिख देता हूं भाई, जिसका N+L का मान कम होगा, उस उपकक्षा की ऊर्जा कम होगी उस उपकक्षा की ऊर्जा कम होगी और इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे। इसका मतलब 1s और 2s में पहले किस में इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 1s में। 1s के बाद किस में भरेंगे? 2s में, है ना, क्योंकि इसमें N+L की वैल्यू कितनी है? 1, तो इसमें इलेक्ट्रॉन पहले आएंगे। इसकी कितनी है? 2, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन बाद में आएंगे। इसकी कितनी है? 3, इसका मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन बाद में आएंगे। अब सुनना भाई, ये तो है अपना नियम पहला, ये पहला नियम है, अगर N+N की वैल्यू क्या हो? अलग अलग हो। अब देखना भाई, यदि N+L का मान समान हो, N+L का मान क्या हो? समान हो, तब जिसके N का मान कम होगा उसकी ऊर्जा कम होगी और इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे। तो जिसके N+L की वैल्यू सेम आ जाए, जैसे भाई यहाँ N और L का मान क्या आ गया? सेम आ गया, इसके लिए भी 3, इसके लिए भी 3। अब अगर इन दोनों के लिए 3 3 है, तो अब इन दोनों में से किस में इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे? तो बताओ, इन दोनों के लिए 3, देखना भाई, इसको देखो और इसको देखो, इसमें N+L की वैल्यू कितनी है? 3 है। इसमें N+L की वैल्यू कितनी है? 3 है। पर इसके N की वैल्यू कितनी है? 2 है। इसके N की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो जिसके N की वैल्यू कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, मतलब ये पहले भरा जाएगा, ये बाद में भरा जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पे 4 4
दोनों में 4 4 वैल्यू आई है, तो इसकी n की वैल्यू कितनी है 3, इसके n की वैल्यू कितनी है 4, तो पहले ये भरा जाएगा फिर वो भरा जाएगा। इसमें देखो इन तीनों में देखो तीनों की वैल्यू क्या है 5 है, पर इसके में n की वैल्यू कितनी है 3 है, इसमें 4 है इसमें 5 है। मतलब सबसे पहले 3D भरा जाएगा, 3D के बाद 4P भरा जाएगा, 4P के बाद 5S भरा जाएगा। तो इसके हिसाब से ऑर्डर क्या आना चाहिए, इसके हिसाब से ऑर्डर क्या आना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले आएगा 1S, 1S के बाद आएगा 2S, 2S के बाद अपन ऐसे करते हैं लाइन से लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आएगा 1S, 1S के बाद 2S, 2S के बाद 2P, 2P के बाद 3S, 3S के बाद 3P, ठीक है। 3P के बाद 4S, 4S के बाद 3D, 3D के बाद 4P, 3D के बाद 4P, ठीक है। ये आगे और लिखा हुआ मैं आपको दिखा दूंगा, इसी तरह के ऑर्डर को मैंने फॉलो किया है, ठीक है भाई बच्चों। ध्यान रखना ये जिस तरह से लिखे हुए हैं इसी तरह से भरे जाएंगे। 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, ठीक है। 3P के बाद 3D नहीं आएगा 4S आएगा, 3D नहीं आएगा 4S आएगा, ठीक है। तो ये एक सवाल है, क्या है भाई सवाल, ये थोड़ा देख लो, जब हम कर ही रहे हैं तो ये भी कर लेते हैं। कह रहा है कि ये भाई जेईई मेंस 2019 का सवाल है। क्या है सवाल, द क्वांटम नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो। तो जो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 है कि 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, उनके लिए जो क्वांटम संख्या है उनका मान दिया हुआ है। यहाँ पे n का मान कितना दिया हुआ है 4, l का कितना मान दिया हुआ है 2, यहाँ पे n का मान कितना है 3, l का मान है 2, n का मान 4, l का मान 1, n का मान 3, l का मान 1। तो एक काम करते हैं 1 2 3 4, इसके लिए n प्लस l की वैल्यू लिख देते हैं। तो n प्लस l कितना आएगा, तो इसके लिए आ जाएगा 4 प्लस 2 बराबर 6। यहाँ क्या आएगा n प्लस l 3 प्लस 2, यहाँ पे n प्लस l कितना आएगा 4 प्लस 1, यहाँ पे n प्लस l कितना आएगा 3 प्लस 1, यहाँ के ये कितना आ जाएगा 5, ये भी कितना आएगा 5, ये कितना आएगा 4। अब ये कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी विल बी। तो देखो भाई अपने क्या सीखा था कि जिसके n प्लस n की वैल्यू कम होगी उसकी ऊर्जा भी कम होगी, तो जिसके n प्लस l का मान कम होगा उसकी ऊर्जा कम होगी, एनर्जी विल बी लेस। तो n प्लस l के हिसाब से देख लो भाई, सबसे कम तो इसमें ही आई है 4, ठीक है। अगर ये 4 आई है तो इसका मतलब 4th की एनर्जी है वो सबसे कम है। उसके बाद देखो भाई इन दोनों में क्या आ गई वैल्यू, सेम आ गई, दोनों में 5 5 आ गई। तो 5 5 जब आई तो हमने क्या बोला था, अगर n प्लस l का मान सेम आ जाए, बराबर आ जाए, समान आ जाए, तो ऐसी स्थिति में जिसके n का मान कम होगा, जिसके n का मान क्या होगा कम होगा, उसकी ऊर्जा कम होगी। तो इसमें देखो n का मान इसके कितना है 3 है, ठीक है, और इसके कितना है 4 है। तो इसका मतलब दूसरे की ऊर्जा क्या होगी, तो इसका मतलब सेकंड की एनर्जी क्या आएगी कम आएगी, और उसके बाद सेकंड से ज़्यादा किसकी होगी, थर्ड की होगी, ठीक है। और सबसे लास्ट में फिर बचा ही कौन, फर्स्ट। तो फोर्थ सबसे कम, फोर्थ सबसे कम, फोर्थ सबसे कम किसमें, इसमें 4 सबसे कम, इसमें भी 4 सबसे कम है। उसके बाद कौन है सेकंड, सेकंड इसमें सेकंड है क्या, नहीं, गलत हो जाएगा, ये वैसे ही गलत है ये दोनों, ठीक है। फिर उससे कम सेकंड, ये रहा अपना सही आंसर, सेकंड आंसर सही है इसका। क्या ये मुश्किल है क्या इस तरह के सवाल हम कर सकते हैं क्या जेईई मेंस के क्वेश्चंस हम कर लेंगे क्या, अरे बोलो यार। तो ऊर्जा का स्तर क्या है, अगर देखना भाई बच्चों ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि ये ऊर्जा स्तर अलग अलग होंगे, पर अगर हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें, हाइड्रोजन एटम। फॉर हाइड्रोजन एटम 1s से ज़्यादा ऊर्जा होगी 2s 2p की, 2s 2p से ज़्यादा ऊर्जा होगी 3p 3s 3p 3d। मतलब यहाँ पे 2s और 2p की एनर्जी अलग अलग नहीं होगी। कब नहीं होगी, जब हम बात किसकी करेंगे, फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम या फिर फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो,
एक इलेक्ट्रॉन वालों में ये काम करेगा, पर अगर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा है वहाँ ऊर्जा स्तर क्या है, सबसे न्यून ऊर्जा किसकी है 1s, उससे ज़्यादा ऊर्जा किसकी है 2s, उससे ज़्यादा 2p, उससे ज़्यादा 3s, उससे ज़्यादा 3p, उससे ज़्यादा 4s, 4s से ज़्यादा किसकी 3d की। ठीक है, तो क्या ध्यान रखेंगे भाई, तो ऊर्जा का देख लो, यहाँ पे मैं लिखवा भी देता हूँ फिर से, 1s से ज़्यादा 2s, 2s से ज़्यादा 2p, 2p से ज़्यादा 3s, 3s से ज़्यादा 3p, 3p से ज़्यादा 4s, 4s से ज़्यादा 3d। ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत, ये याद रखेंगे, ये मैंने आपको पहले भी लिखवाया, अभी भी लिखवाया, बार बार बताऊँ, सवाल भी करा दिया इस पर एक। ठीक है, इसके बाद एक आगे कुछ नियम है, कुछ रूल्स है। ठीक है, क्या रूल है, रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स। अभी तक अपन ने रूल्स में से पहला रूल मतलब थोड़ा जो बेस बनाता है उसके बारे में बात की। अब अपने पास नियम आया, एक साइंटिस्ट थे ऑफ बॉ, हिंदी में ऑफ बाउ बोल दो, ऑफ बाउ एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बोला कि भाई ऑफ बो का नियम क्या कहता है, ऑफ बो इज ए जर्मन वर्ड एंड इट्स मीनिंग बिल्डिंग अप। तो ऑफ बो का एक क्या है वर्ड है जिसका अर्थ क्या है, निर्माण होना, मतलब किसी भी चीज़ का बनना। ठीक है, अब ये चीज़ बन रही है तो बनाते हुए किस बात का ध्यान रखेंगे, तो परमाणुओं की तलस्म अवस्था, परमाणुओं की तलस्थ अवस्था में, तलस्थ अवस्था मतलब ग्राउंड स्टेट है ना, ग्राउंड स्टेट, कक्षकों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। तो परमाणु अगर तलस्थ अवस्था में है, ठीक है, तलस्थ अवस्था मतलब ग्राउंड स्टेट में, मतलब उसमें कोई अपन ने एक्साइटेशन नहीं किया, कोई ऊर्जा नहीं प्रदान की, ऐसी स्थिति में कक्षकों को उनके ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। और ऊर्जा का बढ़ता क्रम किस नियम से के आधार पर आधारित होगा, n+l के नियम के आधार पर आप ऊर्जा का बढ़ता क्रम लिखोगे, फिर उस क्रम के आधार पर इलेक्ट्रॉन भरोगे। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम द ऑर्बिटल्स इज फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। ठीक है भाई, तो ऊर्जा का बढ़ता क्रम, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने ये नियम बता दिया, ये नियम पूछा जाता है। ठीक है, तो ऊर्जा का बढ़ता क्रम ये रहा, पहले आएगा 1s, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, फिर 5p, फिर 4d, इस तरह से अपन भरेंगे। यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं इलेक्ट्रॉन किसमें कितने होते हैं, याद रखेंगे, s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, p में कितने होते हैं, p में कितने होते हैं, एक मिनट, p में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, d में कितने होते हैं 10, f में कितने होते हैं 14। ठीक है, तो फर्नेस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2s में कितने आएंगे 2 आएंगे, 2p में कितने आएंगे 6 आएंगे, 3s में कितने आएंगे 2, 3p में 6, 4s में 2, 3d में 10, 4p में 6, 5s में 2, 4d में 10, 5p में 6, 6s में 2, 4f में 14, 5d में 10, 6p में 6, 7s में 2, 5f में 14। ठीक है, इसी तरह अपन भरेंगे। तो आगे ध्यान रखना, इनको, इस ऑर्डर को, इस सीक्वेंस को हमें अच्छे से समझ के याद करना है भाई। ठीक है, इसको याद किए बिना चलेगा नहीं। ओके, तो हाँ, इसके बाद अगला जो नियम है वो है पाउली अपवर्जन सिद्धांत, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, है ना। तो विभिन्न कक्षकों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या अपवर्जन सिद्धांत के द्वारा निर्धारित होती है, जिसे ऑस्ट्रिया के वॉल्फंग पाउली ने के नामक एक वैज्ञानिक ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, किसी भी परमाणु में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती। मतलब अगर किसी भी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है और तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर जो होंगे वो एक समान नहीं होंगे। कम से कम एक ऐसा क्वांटम नंबर होना चाहिए जिसका मान दोनों में क्या हो, अलग अलग हो। अपवर्जन का मतलब होता है एक्सक्लूसिविटी, है ना, एक्सक्लूजन का मतलब कि जो चीज़ मेरे पास है वो किसी और के पास नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ी बहुत सिमिलरिटी हो सकती है, कोई एक क्वांटम नंबर सेम हो जाए, 2 हो जाए, गलती से 3 भी हो जाए, पर चौथा फिर सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो केवल 2 इलेक्ट्रॉनों में 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में रह सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉन के प्रचक्रण विपरीत होने चाहिए। प्रचक्रण का क्या मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इनकी स्पिन है वो ऑपोजिट होनी चाहिए। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन
इस तरफ घूम रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन को दूसरी तरफ घूमना पड़ेगा। एक अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है, दूसरा कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस हिसाब से प्रचक्रण क्वांटम संख्या चौथी कौन सी प्रचक्रण क्वांटम संख्या को हम बोलेंगे प्रचक्रण क्वांटम संख्या, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर की दो वैल्यूज होती है, एक होती है +½ एक होती है -½ तो +½ रिप्रेजेंट करेगा कि जो स्पिन है वो क्लॉकवाइज है, ठीक है, और ये -½ रिप्रेजेंट करेगा स्पिन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी के पहिए, घड़ी की सुइयां जिस तरह से घूमती है वो क्लॉकवाइज होता है, और घड़ी की सुई के विपरीत जो होगी चक्रण होगा उसको क्या बोलेंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज। तो दो मान है भाई, या तो +½ होगा या -½ होगा, ठीक है। तो उन दोनों में जैसे फिर मैं आपको एक एग्जांपल से भी समझाऊंगा, केवल 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में रह सकते हैं पर इन इलेक्ट्रॉन के प्रचक्रण विपरीत होने चाहिए। इसका अर्थ है कि 2 इलेक्ट्रॉन की 3 क्वांटम संख्याएं n, l और ml का मान सेम हो सकता है पर s का मान है वो अलग होगा। अगर इसका +½ है तो दूसरे वाले का -½ होगा, ठीक है। इंग्लिश में देख लो भाई, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ all 4 क्वांटम नंबर्स, ठीक है। दैट इज एन ऑर्बिटल अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन, बट इन इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन है वो क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए। जैसे हीलियम के बारे में बात करते हैं भाई, ठीक है। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर भी कितना होता है, 2। तो ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन अपन ने एक डिब्बे में डाल दिए, एक बक्से में भर दिए भाई, ठीक है। अब ये अपन ने एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भेज दिया। अब इन 2 इलेक्ट्रॉन में देखो भाई, अगर ये इलेक्ट्रॉन दोनों 1s के हैं तो n का मान दोनों के लिए कितना होगा, 1। l का मान दोनों के लिए कितना होगा, 0। m का मान दोनों के लिए कितना होगा, 0, ठीक है। पर s का मान इसके लिए +½ है क्योंकि ऊपर की तरफ है, दूसरे वाले के लिए -½ है क्योंकि ये नीचे की तरफ है। मतलब अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो अगर एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ घूम रहा होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत दिशा में घूम रहा होगा। एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। इन दोनों की जो स्पिन होगी वो एक दूसरे से उल्टी होगी। ये था कौन सा प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत या पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो कोई 4 क्वांटम में से, क्वांटम नंबर में से 3 का मान से एक जैसा हो सकता है, समान हो सकता है, बट चारों का मान एक जैसा नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो बस इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद है एक और नियम पढ़ लेते हैं भाई, हुंड का अधिकतम बहुकता का नियम, कि भाई हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का क्या मतलब मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, देखना भाई। तो अधिकतम मल्टीप्लिसिटी का क्या मतलब है, अधिकता का क्या नियम है, समझते हैं भाई, ठीक है। तो यह नियम एक उपकोष में संबंधित कक्षकों को भरने के लिए लागू किया जाता है। इसमें कक्षकों की ऊर्जा बराबर होती है, उनमें समभ्रंश कक्षक। ये समभ्रंश का क्या मतलब है देखना भाई, एक यहाँ पे वर्ड आया है समभ्रंश कक्षक, मैं बताता हूँ ना, सुनना बच्चों। समभ्रंश कक्षक जिनको इंग्लिश में बोलेंगे डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। यह नियम कुछ इस प्रकार है कि भाई एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं हो सकता जब तक उस उपकोष में सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। मतलब कि अगर आप एक उपकोष को भर रहे हो तो उसके भरते हुए ये ध्यान रखना है कि जब तक उसके सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए तब तक आप उनको सही उस तरह से नहीं भरोगे। कैसे, ये समभ्रंश कक्षक का पहले कंसेप्ट समझाते हैं। जैसे मैंने लिखा, कोई कुछ भी लिखा, मैंने लिखा 2p, तो 2p में कितने कक्षक होंगे भाई, 3 होंगे। कितने होंगे, 3। इसमें से जैसे ये होगा अपना px, ये होगा py और ये होगा pz। तो इनके लिए जो ml की वैल्यू है ना बच्चों, ध्यान रखना, ml की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू किस तरह से देनी है, बीच वाले को दे दो 0,
लेफ्ट वाले को दे दो -1, राइट वाले को दे दो +1। इन तीनों की जो ऊर्जा होती है वो एक जैसी ऊर्जा होती है। और अगर आप इनमें इलेक्ट्रॉन भरोगे तो जैसे मान लो कि आपको 2p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 4। तो अब 2p में 4 इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरे जा सकते हैं, मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बोला A, B, C और D, मैं P में 4 इलेक्ट्रॉन भर रहा हूँ। पहले में इलेक्ट्रॉन कैसे भर सकता हूँ? मैंने पहला इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरा 1, मैंने भरा 2, मैंने भरा 3, मैंने भरा 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक मिनट। इन चारों में से सबसे सही कौन सा है, एक्यूरेट कौन सा है? देखो इसमें क्या है, जैसे हम ऐसे बोले कि कौन सा गलत है, तो ये वाला गलत है और ये वाला गलत है। ये दोनों तो पूरे ही गलत है भाई। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें देखो ये वाला डिब्बा खाली था, ये वाला डिब्बा खाली था, ये कक्षक खाली था, फिर भी आपने इनमें ही 2-2 भर दिए। ये तरीका सही नहीं है। ये दोनों ठीक है, ये जो दोनों क्या है, ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि मैंने पहले इसमें 1 भरा, फिर इसमें 1 भरा, फिर इसमें 1 भरा, एक इसमें भरा, एक इसमें भरा, एक इसमें भरा, फिर उसके बाद मैंने इसमें भरा, ठीक है। तो सबसे सही तो यही है। ये फिर भी ठीक है, इसको अगर ऐसा ऑप्शन है तो उसको भी ठीक करना है। पर ये इसमें वो गलत हो जाएगा आपके कि चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे, क्योंकि इसमें इन दोनों की जो स्पिन है वो मैंने सेम डायरेक्शन में बताई है। स्पिन सेम नहीं होती, स्पिन क्या होती है, ऑपोजिट। इसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों की स्पिन एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। तो ये वाला आंसर एकदम एक्यूरेट है। बट ऐसा कभी ऑप्शन आ जाए तो उसको भी टिक करना है, ठीक है। तो आपको इस तरह, अगर मान लो कि मुझे P के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा भरने हैं, मुझे P के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन भरने, तो मैं किस तरह से भरूंगा, मैं आपको सिखा रहा हूँ। 1 2 3, फिर चौथा यहाँ, 5वां यहाँ, इस तरह से, ठीक है। तो पहले एक एक करके तीनों में भर दो, फिर वापस आओ। जब पहले भर रहे हो तो जो तीर का निशान है, जो एरो का निशान है, उसको ऊपर की तरफ रखेंगे, ठीक है। फिर जब पूरे भर जाए उसके बाद जब दोबारा भरेंगे, तो दोबारा भरते हुए किस बात का ध्यान रखना है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है उसको दोबारा भरते हुए उसमें तीर का निशान नीचे की तरफ रखना है, ठीक है। तो ये किसका नियम था, अपने पाउली का नियम था, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब उसके बाद हम आगे थोड़ा और देख लेते हैं, ठीक है। ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है पहले के कुछ एलिमेंट्स के। 12 एलिमेंट के आपको दिए हुए हैं। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस तरह से भर दो। ये अपना क्या है, 1s, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। हीलियम में क्या होता है, 2s, ठीक है। तो 2s है तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 इधर 1 इधर। अब लिथियम में कितना है, 1s और 2s दोनों हैं, तो यहाँ लिख दिया 1s, यहाँ क्या लिख दिया 2s। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, 2s में कितना आएगा, 1, ठीक है भाई। तो पहले 1s पूरा भर दिया, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, आ गए। अब उसके बाद 2s में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन वहाँ आ जाएगा। बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। पहले हम 1s को पूरा भरेंगे, फिर उसके बाद हम 2s को भरेंगे। तो 1s में पहला इलेक्ट्रॉन आ गया, दूसरा फिर ऑपोजिट स्पिन वाला, पहला सीधी स्पिन, दूसरी ऑपोजिट स्पिन, ठीक है। बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 5 आएंगे। 1s आएगा, 2s आएगा और 2p आएगा। ये क्या है मेरा, 1s है। ये क्या है मेरा, 2s है। ये मेरे क्या है, 2p है। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। 2s में भी कितने हैं, 2 है। 2p में कितने हैं, 2p में 1 है, ठीक है। इसमें पहला इलेक्ट्रॉन सीधा, दूसरा उल्टा, पहला सीधा, दूसरा उल्टा, इसमें 1 ही है, पहले में भर दो सीधे तीर के निशान के साथ। कार्बन में देखेंगे भाई, कार्बन में 1s आएगा, 2s आएगा और 2p आएगा। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, 2s में कितने आएंगे, 2, 2p में कितने आएंगे, 2, ठीक है। 2p में 2 आ जाएंगे। इसमें 2 ऐसे, एक सीधा, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे। पहले में ऊपर, दूसरे में भी ऊपर, ठीक है भाई। नाइट्रोजन में देखो 1s, 2s, 2p, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दो, दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दो, तीसरे में 3 इलेक्ट्रॉन, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों सीधे, तीनों में 1-1 इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन में किस तरह से आएंगे भाई, ऑक्सीजन में देखो 1s, 2s, 2p, ठीक है। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, पहला सीधा, दूसरा सीधा, पहला सीधा, दूसरा उल्टा,
सॉरी इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, पहले तीनों भरेंगे, तीनों में एक एक आ गया, उसके बाद वापस भरना शुरू करेंगे, चौथे को यहाँ भरेंगे बट तीर का निशान नीचे की तरफ रखेंगे, ठीक है। फिर 1s देखो भाई, यहाँ पे 1s 2s 2p, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, 1 2 3 यहाँ आ गए, बच गए कितने, 2। तो उल्टे में भर दो, पहला नीचे दूसरा भी नीचे, ठीक है। अब क्या करेंगे, नियॉन तक आ जाओ भाई, इसमें क्या है 1s है, 2s है, 2p है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इसमें p में कितने हैं 6 है, तो पहले 3 सीधे सीधे आ गए, फिर आप उल्टे भरने शुरू कर दो, तो ये भर गया। अब इसके बाद कौन है भाई, सोडियम है, सोडियम में 3s भी आ जाएगा, तो आप देख लो भाई ये अपना आ गया 1s, ये आ गया 2s, ये आ गया 2p, ये आ जाएगा 3s। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ठीक है। और फिर है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर 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 नीचे 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 ऊपर और नीचे, ठीक है। तो पहले 12 के मैंने आपको इलेक्ट्रॉन कैसे भरने हैं वो बता दिए। आज हमने क्वांटम नंबर सब पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वगैरह पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हमारे को मैग्नेटिक बिहेवियर पढ़ना है, ठीक है। और आगे बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अपन इसी तरह भरेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लास्ट में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस वगैरह करके, ठीक है। तो ये 7th लेक्चर था अपना, तो आई थिंक आपको यहाँ तक आज सब कुछ समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों। आप ये सेव कर देते हैं आपके ही सामने, रुकना भाई एक बार देख लो, सेव कर देते हैं। तो सेव कहाँ करेंगे, न्यू सेशन, ठीक है, केमिस्ट्री, और यहाँ पे आप ओके लिख देते हैं। फिर यहाँ फाइल का नाम क्या आ जाएगा, एक मिनट दोबारा सेव करनी पड़ेगी ना इसे, कोई नहीं, ठीक है। तो आपका क्या होमवर्क है भाई, एक तो जो भी सीखा है उसको थोड़ा दोबारा अच्छे से रिवाइज वगैरह कर लेना, ठीक है। और इन सभी के इसी तरह ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करने की प्रैक्टिस करेंगे, अदरवाइज़ ये प्रैक्टिस अदरवाइज़ ये आपको अच्छे से याद नहीं रहेगा, क्योंकि अपन ने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की क्लास में पढ़ी है, स्पेशली ग्राफ पढ़े हैं, और इसलिए ये सब कुछ एक एक करके पढ़ना जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो 1 मिनट इसको फिर से रीसेव कर देते हैं, और रीसेव करने के बाद फिर आज का कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम लेक्चर, आज कौन सा लेक्चर था, 7, ठीक है। अब इसको सेव कर देते हैं, सेव करने के बाद अपना काम हो जाएगा इसका, ठीक है बच्चों। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।